अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज टीवी पर एक ख़बर चली जो मुझे फ़ौरी तौर पर तो समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ और ये कैसे हो सकता है। समझ तो आ गई, हज़म नहीं हुई कि यार ये कैसे मुमकिन है। फिर थोड़ा सा मैंने ज़रा चेक किया, दिमाग पर ज़ोर डाला, इधर उधर देखा तो पता चला कि ये तो नीरी रंगबाजी है। ख़बर ये थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने, ख़बर जिस अंदाज में चली कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी आबाई हज़ारों मुरब्बा फुट ज़मीन, हज़ारों मुरब्बा फुट ज़मीन जो है वो सरकार को दे दी है, कौम के नाम कर दी है, मुल्क व कौम को अतिया कर दी है और डोनेट कर दी है कि ये मेरी ज़मीन बनती है लेकिन आप ले लें ज़ियारत में। तो ये ज़मीन जो है वो पता चला कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कौम के नाम कर दी है। और ज़मीन कितनी थी? हज़ारों मुरब्बा फ़िट ज़मीन थी। कितनी? 31,680 मुरब्बा फ़िट। अच्छा, मेरे जहन में फ़ौरन ये आया, देखने में तो ये लगता है कि हज़ारों मुरब्बा फुट ज़मीन दे दी है, लेकिन मैंने फ़ौरी तौर पर जब कैलकुलेट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो तकरीबन 272 स्क्वायर फीट का एक वहाँ पर मरला है। अगर ये 3100 स्क्वायर फीट जगह है तो ये कैलकुलेट करें तो ये 5.6 कनाल जगह बनती है, यानी 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। तो ये 1 एकड़ भी जगह नहीं बनती। ये 5.5 कनाल के करीब ज़मीन है जो कि सरकार को दे दी गई है और ज़ियारत में दी गई है, और उस जगह पर है जहाँ पर ज़मीन की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन करोड़ों में हो। ये जो 5-6 कनाल है ये कुल मिला के शायद, मेरा ख्याल है, चेक भी कर लेता हूँ, वैसे मेरा एक रफ़ आइडिया है कि शायद ये 50-40 30-40 50 ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत महंगी भी हुई तो ये इतनी होगी। लेकिन ये ज़मीन बिक नहीं सकती। दिलचस्प बात यह है, फिर भी चलें 30-40 लाख की भी हो तो फिर भी काजी फ़ाइज़ साहब ने क्यों दी? 30-40 लाख भी वो क्यों देंगे? तो उसकी वजह यह है कि ये ज़मीन बिक नहीं सकती जो काजी फ़ाइज़ साहब ने हुकूमत को दे दी है। बिक क्यों नहीं सकती? ये बिक इसलिए नहीं सकती कि काजी फ़ाइज़ साहब का उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़ा सरकार का है, कब्ज़ा सरकार का है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि ये कब्ज़ा सरकार का है? तो ये जनाब खुद काजी फ़ाइज़ साहब के अपने डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जमा कराए थे सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस चल रहा था, तो उन्होंने अपने एसेट्स दिए थे। उन एसेट्स में उन्होंने, अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि जहाँ आप अपनी वो एसेट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि इनहेरिटेड फ्रॉम फादर द लेट काजी मोहम्मद ईसा, हाफ शेयर इन अ प्लॉट सिचुएटेड इन ज़ियारत, यानी जो ज़मीन है उसमें से हाफ शेयर इनका है, नेक्स्ट टू द काइद रेजिडेंसी, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन इलीगली एनक्रोच्ड बाय द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको एनक्रोच कर रखा है, यानी इस पर हुकूमत का कब्ज़ा है, गवर्नमेंट का कब्ज़ा है, और हुकूमत के यानी ये ज़मीन जो कि आबाओ अजदाद की तरफ से इन्हें मिली है, ये अब हुकूमत के कब्ज़े में है। अच्छा, फ़ौरी तौर पर जो मुझे बात समझ आती है वो इसलिए होगी क्योंकि जब कोई चीज़ नेशनल एसेट डिक्लेयर हो जाता है या आपका कौमी वर्सा बन जाता है, जैसे कि ज़ियारत रेजिडेंसी है, जैसे कि कायद-ए-आज़म का घर है, तो उसके अतराफ़ में एक ख़ास रेडियस में जो जगह होती है उसमें आप तामीरात नहीं कर सकते। जैसे लाहौर में भी आपको याद होगा कि जब मेट्रो बस के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए जब वो सब किया जा रहा था, मेट्रो ट्रेन के लिए पुल बनाए जा रहे थे, तो उसमें भी बीच में चबूर्जी और कुछ जगह आ रही थी जो कि कौमी वर्सा बन गया हुआ है और तारीख़ी वर्सा बन गया हुआ है। तो उसमें कहा जाता था कि जी इससे 200 मीटर तक तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसके चबूर्जी के बिल्कुल पास से ये मेट्रो ट्रेन गुजर रही है, ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, इसलिए तो इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये हुकूमत के जो है वो की मिल्कियत में होती है। तो अब शायद यही फार्मूला वहाँ पर भी लगाया गया होगा, इसीलिए हुकूमत ने उसको अपने कब्ज़े में किया होगा कि कायद की रेजिडेंसी से मिली हुई जो चीज़ है उस पर कोई भी शख्स अपनी तामीरात नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ही हुआ होगा। अब चूंकि वो कहते हैं कि जी इस पर गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर रखा है, काजी फ़ाइज़ साहब का उस पर ऊपर कब्ज़ा है नहीं, और चूंकि उनके ऊपर उसका कब्ज़ा नहीं है तो उन्होंने सोचा कि ये 30-40 लाख है तो इसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए इसको हुकूमत ही को दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी वो ज़मीन हुकूमत को दी जो पहले ही हुकूमत के कब्ज़े में है, सिर्फ ये है कि अब उन्होंने उस पर, अब इनका दावा बरकरार नहीं रहेगा और हुकूमत जो है वो उस पर उनका दावा हो जाएगा, जो कि पहले भी हुकूमत का दावा तो है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि काजी फ़ाइज़ के और भी एसेट्स हैं। मसलन उन्होंने अपने एसेट्स बताए हुए हैं कि 800 स्क्वायर यार्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट इन फेज़ 2 ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची
विच आई बॉट व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग लॉ, और वो बताया। फिर आगे भी लिखा हुआ है 800 स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट इन फेज़ 2 ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची, ये भी एक प्लॉट है। नंबर 3 पे 200 यार्ड्स का कमर्शियल प्लॉट है फेज़ 5 डिफेंस में। और फिर 5वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ओल्ड हाउस ऑन 1 कैनाल प्लॉट इन ब्लॉक बी फेज़ 1 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर, यानी तमाम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाहौर या कराची के DHA में हैं। तो अब अगर आपने कौमी खिदमत करनी है तो इन DHA के प्लॉटों में से तो कोई एक प्लॉट दे देते ना, जो करोड़ों में होगा। जाहिर है कोई 8, 10, 12 का करोड़ का तो एक प्लॉट होगा। तो जब आपका ये प्लॉट जो करोड़ों में कीमत है, इनमें से देना आपको कौमी कोई खिदमत करनी है, वो 20, 30, 40 लाख वाली 20, 30 लाख वाली ज़मीन जो महज 5 कनाल बनती है, जिस पर ऑलरेडी हुकूमत का कब्ज़ा है, वो आप देकर खबरें चलवा कर एक स्टंट खेल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। अच्छा, अब सिर्फ इसी पर इनका कब्ज़ा नहीं है हुकूमत का। काजी फैसल साहब ने अपनी जो अहलिया के असास डिक्लेयर किए हुए हैं उसमें उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें लिखी हैं, और उसके अलावा लिखा है नंबर 2 पे कि प्लॉट इन शाह लतीफ़ टाउन कराची विच हैज़ बीन इलीगली इंक्रोच्ड अपॉन, यानी एक प्लॉट है जिस पर इलीगली कब्ज़ा कर लिया गया है, यानी वो भी रोले वाला प्लॉट है। ये तो काजी साहब का दावा है कि उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। हो सकता है जिसने कब्ज़ा किया हो वो ये कहे कि जनाब हो सकता है उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो और वो उसका कब्ज़ा ज़्यादा बेहतर बनता हो सकता है कंट्रोवर्शियल जगह हो जो इन्होंने ले ली हो काजी साहब ने, क्योंकि अगर तो वाकई इनकी अहलिया का हक बनता है तो फिर अब तक चीफ जस्टिस हैं वो, अब तक चीफ जस्टिस अगर अपना प्लॉट कब्ज़ा ग्रुपों से नहीं छुड़वा सके तो फिर तो चीफ जस्टिस होने पर उनके सवाल पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने दावा किया हुआ है कि ये उनका जो है वो इलीगली एनक्रोच्ड बाय समवन है जो कि इनकी अहलिया के प्लॉट पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये जो आज हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है काजी फैज़ ईसा ने, ये बुनियादी तौर पर जो है वो एक स्टंट खेला गया है ताकि ख़बरें चलें कि उन्होंने अपनी एक आबाई ज़मीन, और ख़बर यूँ नहीं चलाएगी कि 5 कनाल ज़मीन दे दी, खबर चलाएगी कि हज़ारों मुरब्बा फिट ज़मीन जो है वो हुकूमत के नाम कर दी है और कौम के नाम कर दी है काजी फैसल साहब ने। तो काजी फैसल साहब ज़ियारत में जो एक कम कीमत जगह है और जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती, आप सोचें ना कि इसको ये हुकूमत ये नहीं कर सकती कि इसको बेचे और बेच के वो जगह जो है वो कोई यतीम खाने पर लगा दे या कौमी ख़जाने में डाल दे। ये जगह बेची भी नहीं जा सकती और ज़ियारत रेजिडेंसी के बिल्कुल साथ है, और काजी फैसल साहब ने उस पर जो है वो अपना ये स्टंट खेल के कौम को मुतासर करने की एक नाकाम सी कोशिश की है, जिसकी डिटेल्स अब हमारे सामने आती हैं जो मैंने आपके सामने भी रखी हैं। अब आ जाएँ ज़रा आज की उस डेवलपमेंट पे जो सुबह और फिर शाम को सेनेट से हो गई है, यानी सुबह कौमी असम्बली से बिल पास किया गया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, और फिर शाम को सेनेट से पास कर लिया गया। अब ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब अगर तो काजी फैज़ ईसा इस पर बेंच बना के ख़ुद बैठेंगे तो फिर मुझे नहीं पता इसका क्या मुस्तकबिल होगा, लेकिन बहरहाल उसूली तौर पर तो ये एक अजीब व गरीब कानून साजी हो गई है। क्यों मैं इसको अजीब व गरीब कह रहा हूँ? इसलिए अजीब व गरीब कह रहा हूँ कि आप एक कानून के तहत इलेक्शन होते हैं, आइन और कानून के तहत एक इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन हुआ, अब उस इलेक्शन के नताइज आ गए, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हम तो रूल्स ही तब्दील कर रहे हैं और इसका माजी से नफाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट का मैच हो रहा हो, और वो क्रिकेट का मैच एक ख़ास उसूल के मुताबिक हो रहा होता है, यानी अगर बॉल जो है वो सर के ऊपर से जाएगी तो 9 बॉल हो जाएगी, अगर बॉल पीछे पड़े हुए हेलमेट को लगेगी तो 5 रन होंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी के 5 रन हो जाते हैं हेलमेट को बॉल लगने से, और उस रूल के मुताबिक एक टीम जीत जाती है, तो टीम जीतने के बाद पीसीबी कहे कि जी हम रूल में तब्दीली कर रहे हैं कि अब के बाद हेलमेट को बॉल लगेगी तो सिर्फ 1 रन मिलेगा, और कहे कि इसका इतलाक़ हम 2018 से कर रहे हैं, तो इस लिहाज से जो बहुत सारे मैचेस के नताइज शायद तब्दील हो जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि एक मैच खेला गया, उस मैच के नतीजे में जिस चीज़ की वजह से वो रिज़ल्ट आया, आप उसका रूल ही तब्दील कर दें और माजी से तलाक कर दें? क्या कोई मानेगा? ये तो ऐसे ही है कि फ़ुटबॉल का मैच हो रहा हो, फुटबॉल के मैच में गोल पोस्ट एक जगह बनाया गया हो और एक टीम 2 गोल कर दे, और मैच के आखिरी हिस्से में जाकर टीम फैसला करे कि मैनेजमेंट फैसला करे कि नहीं गोल पोस्ट यहाँ नहीं बल्कि गोल पोस्ट इस जगह पर बनाया जाएगा, अब ग्राउंड के सेंटर में नहीं ग्राउंड के कॉर्नर पर बनाया जाएगा, और इसका इत्तलाक जो है वो 2 घंटे पहले से होगा, यानी मैच शुरू होने से पहले से इसका इत्तलाक होगा। तो वो जो टीम जिसने 2 गोल मारे हुए हैं उसके 2 गोल कंसिडर नहीं होंगे। ये तो इस तरह हो गया। तो हुकूमत ने ये जो अजीब व गरीब कानून साजी की है कि एक रिजल्ट आ चुके हैं इलेक्शन के,
इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद आप उसके रूल्स को तब्दील करके माजी से उसका तलाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2017 से इसका तलाक हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ठहरेगा नहीं। अगर ज़रा सा भी कोई इंसाफ पसंद जज बैठा होगा तो वो ये इस कानून साजी को रहने नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि वैसे भी आप देखिए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे और हुकूमत चाहे कि उसको इम्प्लीमेंट ना करे, तो हुकूमत के पास तो फिर ये हमेशा रास्ता मौजूद होता है कि हुकूमत कानून साजी कर दे और कानून साजी करने के बाद कहे कि जी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमने माजी से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया है, हमने माजी से इसका इतलाक कर दिया है, अब तो ये कानून नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से आज हुई हैं। कानून साजी करने के इख्तियार का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इस तरह से कानून साजियाँ करते फिरें और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रोकें। तो देखें अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बाकी इसमें क्या है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मोटी मोटी दो बातें हैं। एक तो डिक्लेरेशन तब्दील नहीं हो सकता, यानी आप अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं एक मरतबा तो अब आप तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकते। हालांकि ये बिल्कुल अहमकों की वाली बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ही ये है कि भाई ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए ही नहीं है क्योंकि ये थे ही PTI के। तो लेकिन उस हिस्से को नहीं देख रहे और दूसरे हिस्से को देख रहे हैं कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं तो ये PTI में कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह की बहस जो है वो कर रही है हुकूमत, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। आखिरी बात यह है कि हमारे दोस्त हैं साकिब मुश्ताक, इस्लामाबाद में ये नए हैं लेकिन पहले ये बहावलपुर और मुल्तान में बहुत नामवर रिपोर्टर रहे हैं, बस बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ इनके क्रेडिट पे हैं। इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और इस्लामाबाद में अब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो अपने कवरेज करते हुए आपको दिखाई भी देंगे। फ्रंट पोस्ट में इनकी बहुत अच्छी स्टोरीज़ आ रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगहों से भी अब कवरेज किया करेंगे। तो मैंने सोचा कि इनका तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। और ये जो साकिब मुश्ताक साहब हैं, कल ये सवाबी जलसे में इन्होंने शिरकत भी की है। हमारा तो शो था, हम तो जा नहीं सके, TV पे शो करना था, लेकिन साकिब मुश्ताक गए हैं और इन्होंने वहाँ पर अपनी आंखों से जो कुछ देखा तो मैं ज़रा इनके सामने मैं कुछ सवालात मैंने इनके साथ किए हैं, तो आप साकिब मुश्ताक साहब को सुन लीजिए ज़रा। और आप ये साकिब मुश्ताक के नाम से इनका YouTube चैनल भी है जो उन्होंने अभी शुरू किया, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और इनकी आप रिपोर्टिंग से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सुनिए कि मेरी इस जलसे से मुतालिक, सवाबी जलसे से मुतालिक मैंने साकिब मुश्ताक साहब से क्या बातचीत की है, सुन लीजिए। है ना साकिब साहब के जो कहा जा रहा था कि बाहर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, जलसागाह के बाहर इतने लोग थे कि सड़कें चौक हुई थी, ये बात दुरुस्त है कि जितने में जलसागाह में नजर आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर थे? हाँ, उससे 3 गुना लोग बाहर थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो इनको भी बाद में अंदाज़ा हुआ है कि लोग इनकी जो पेशीन गोई थी उससे ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं। ये समझते थे कि शायद सवाबी में कोई नहीं आएगा, बहुत दूर है, यहाँ से नहीं लोग निकले हैं, लोग वहाँ पर आए हैं क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं KPK से भी निकले हैं, पंजाब से भी लोग जो अब आए हैं ना वो निकल आए हैं। मज़दूर और जो यंग जनरेशन थी वो मतलब उनको जहाँ से टाइम मिला है मोटरसाइकिलों पर, पैदल, रक्षों पे भी वो वहाँ पर पहुँचे। इवन कि वहाँ पर ये सूरत हाल थी, सूबाई हुकूमत के जो मिनिस्टर्स थे, सूबाई वज़रा KPK के, वो जब मोटरवे पे पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ पे रोड ब्लॉक है, वो रक्षों के ऊपर जो है वो जलसागाह तक पहुँचे। उनके लिए उनके भी जाने के रास्ते नहीं थे वहाँ पर। तो मोटरवे से जलसागाह कितना फासले पर थी? ये तकरीबन राउंड अबाउट 10 किलोमीटर है। मोटरवे जहाँ से स्टार्ट होती है इस्लामाबाद सवाबी की इंटरचेंज से लेकर जलसागाह तक तकरीबन राउंड अबाउट 10 किलोमीटर का ये फासला है और ये आवाम से खचाखच भरा हुआ था। कहीं पे वापस निकले हैं जलसागाह से और यहाँ मोटरवे चढ़ने के लिए आपको कितना वक्त लगा होगा? मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे हैं जलसागाह से। एक साइड तो बिल्कुल ब्लॉक थी ना, एक सड़क, दूसरी सड़क जो चल रही थी उसके ऊपर देखा कि लोग जो हैं वो पैदल जाने वालों के लिए टाइम नहीं है। हालांकि पैदल तो बंदा जल्दी निकल जाता है, जो पैदल जा रहा है वो भी गाड़ी की स्पीड से भी कम स्पीड में आहिस्ता 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 वो आगे बढ़ रहा है और जलसागाह की तरफ जा रहा है। लोगों का रश था। लोग ये बताएं कि लोग क्यों आए थे जलसागाह में? मैं बता दूं फिर आपका व्लॉग बंद ना हो जाए। लोग खान को देखने आए थे। लोगों ने खान को अपनी आखिरी उम्मीद समझा हुआ है। अभी तो खान नहीं था और ये लाखों का जो मजमा इकट्ठा हुआ है, जब खान बाहर आएगा, जब खान के लिए लोग एक नज़ारा उसको देखेंगे, उसमें वो कल पश्तो में नारे भी लग रहे थे कि खान तू इशारा कर फिर देख, खान शारा का वा। तो वो खान के बग़ैर जलसे की ये सूरत हाल ही। अच्छा, वो जो लोग जलसे में आए हुए हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो रोज़गार मांग रहे हैं, वो महंगाई से निजात मांग रहे हैं, वो इस फरसूदा सिस्टम से निजात मांग रहे हैं, वो इक्वालिटी मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, वो इंसाफ, उन चीज़ों का इंसाफ मांग रहे हैं जिनका उनको क़याम पाकिस्तान के बाद से इंसाफ नहीं मिला। वो डेमोक्रेटिक जमहूरी हकूक़ मांग रहे हैं,
वो अपनी ताई अपना अपना जो उनका हक है वो इस्तेहसाल जो हुआ है वो मांग रहे हैं, लाकानूनियत का ख़ात्मा होना चाहिए वो मांग रहे हैं। अब देख लीजिए आपके सामने हालात हैं। मैं वहाँ देखा कि जो ज़्यादा तादाद है इस जलसे में, तकरीबन 65% जो यंग जनरेशन थी वो प्योरली वो यंग जनरेशन है जिसको ना केपी के गवर्नमेंट ने कोई आने के लिए कोई व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट दी है, ना उनको कोई झंडे पकड़ाया, ना बिरयानी की लालच दी है, ना उसको कोई पैसे दिए हैं। वो आया झंडा थाम कर आ रहा है। उससे यही पूछा जब हमने सवालात किए, शार्ट्स लिए, तो उन्होंने कहा देखें इमरान खान एक आखिरी होप है, उम्मीद है कि शायद वो आके सिस्टम को सही करे और इस जो जागीरदाराना सिस्टम ने और इस फ्यूडल सिस्टम ने और लाकानूनी ने जकड़ा हुआ है, ये एक आखिरी उम्मीद है, शायद वो आके तोड़े और हमारे लिए शायद कोई एक नई राहें हमवार हों। तो जो वहाँ पर लीडरशिप आई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तकरीरें भी आपने सुनी, वो टीवी पर बहुत सारे लोगों की नहीं चल सकी हैं। एक ओवरऑल माहौल, क्या लोगों को एक होप मिली है लीडरशिप के से, यानी वो लोग जो हैं पब्लिक सिंक कर रही थी उन तकरीरों के साथ जो वहाँ पर लोग कर रहे थे? ये बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब से ये 2008 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां पर वोटर्स और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुलकर एक दूसरे के साथ बात कर सकें। वहां पर देखा गया कि हमाद अज़हर जो है वो स्टेज पर है, उन्होंने गुफ्तगू की। मियां असलम इकबाल जो थे वो वहां पर है, उन्होंने गुफ्तगू की। वोटर्स ने देखा कि यहाँ पर ओवरऑल क्या सूरत हाल है, वो उन लीडर्स ने वो मुश्किलात बताएं। रिहाना डार ने आकर बताया सियालकोट से कि मैं पंजाब से आई हूँ, मेरे KPK ने मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा है, वहाँ हमारे साथ क्या हुई। लोगों ने अपनी आप बीतियाँ बेशक टीवी चैनल से नहीं दिखाई, डिजिटल मीडिया ने वो उनकी आप बीतियाँ दिखाई हैं और लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा था। लोगों का तहरीक इंसाफ के लिए जो हमदर्दी का वोट है वो बढ़ता जा रहा है ये सारी बातें सुन के। और तहरीक इंसाफ में भी अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट करने थी, या वो जो क्लिप्स हैं या वो जो बातें हैं वो जो कल हुई हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने में अभी तक ये नाकाम रही है कि उनका जो मैसेज था वो ठीक तरीके से था क्या। तो साकिब मुश्ताक ये बता रहे हैं कि जलसा गाह में मोटरवे तक लाइनें ही लाइनें थीं और उनको 3 घंटे लगे जलसा गाह से मोटरवे आने पर। और वो कहते हैं जितने लोग बाहर थे, जितने लोग अंदर थे जलसा गाह के अंदर, उससे 70-80% लोग या 85% लोग, बल्कि वो ये कह रहे थे 85% लोग तो बाहर थे इस जलसा गाह के, जो जलसा गाह पहुँच ही नहीं सके, ना आते हुए पहुँच सके और फिर वापसी में तो वैसे ही चौक हो गया सारा। तो बहरहाल एक बहुत ही साइजेबल, बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। वो अलग बात कि मीडिया सारा दिन कल बांग्लादेश को दिखाता रहा और बांग्लादेश सबसे बड़ी खबर बन गई, जलसे को उस तरह से कवर नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।